आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा देने वाले जेपी का आज जी हां जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। अब इस मुद्दे पर आप सोच सकते हैं कि किसी राज्य में बवाल हो जाएगा। हुआ है। उत्तर प्रदेश में दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ का बतौर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान के लिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब मामला ये है कि जेपी सेंटर पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन वहां पर उनको जाने नहीं दिया। बल्कि आप जो तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं, वहां पर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए। अखिलेश बाबू वहां पर पहुंचे, उन्होंने संबोधन भी अपना किया, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ से हर हाल में डटे रहना, अड़े रहना कि जेपी सेंटर में अखिलेश यादव को जाने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अड़े रहना, डटे रहना कि हम तो जेपी सेंटर में जाएंगे ही जाएंगे। दरअसल ये लड़ाई, ये टकराव इस बात की है क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हर कोई जेपी की विरासत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जितने लोग इतिहास को जानते हैं, राजनीतिक इतिहास को, जेपी आंदोलन से ही निकले तमाम ऐसे समाजवाद से जुड़े नेता हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव से लेकर नीतीश कुमार। अब अखिलेश यादव नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि जेपी के साथ, जेपी की विरासत के साथ इतनी धोखाधड़ी हो रही है, अपमान हो रहा है, आप लोग एनडीए से बाहर हो जाइए, सरकार गिरा दीजिए। चलिए तालियों के साथ सुधांशु द्विवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और नीतीश कुमार जी की तरफ से सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश प्रशंसक भी है, समर्थक भी है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। लखनऊ की सड़कों पर ये ड्रामा और हंगामा समाजवादी पार्टी का है। कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता भी हैं, एक्शन भरपूर है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिनके नाम से लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश राज में बनना शुरू हुआ था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया था। अनियमितताओं के आरोप के बाद यूपी में इस सेंटर को बंद कर दिया गया। इसी जेपी इंटरनेशनल सेंटर में लगी जयप्रकाश की मूर्ति पर आज माला चढ़ाए जाने की इजाजत अखिलेश यादव ने मांगी थी। इजाजत तो नहीं मिली, ऊपर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगवा दी गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, हंगामा हुआ। अखिलेश दफ्तर से निकले और बाहर एक गाड़ी पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाई। प्रकाश नारायण के लिए जो जाना चाहते थे अखिलेश यादव, उनके समर्थक, उनको रोका गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग पार करके वहां पर जाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर लेट गए हैं। ये अखिलेश यादव के घर के बाहर जो कार्यकर्ता हैं, वो लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनौती दी कि पुलिस कब तक रोकेगी। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जैसे ही प्रशासन को ये भनक मिली कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश जेपी सेंटर जाएंगे, तो वहां टिन शेड लगवा दिए गए ताकि कोई भीतर न जा सके। लेकिन अखिलेश यादव रात में ही वहां पहुंच गए और अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद आज सुबह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी। तानाशाही सरकार है, बिल्कुल जयप्रकाश जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर
माल्यार्पण करने से रोकना ये किसी भी भले आदमी की समझ के बाहर है। लेकिन जब बुद्धि खराब होने लगती है सत्ता की वजह से लोगों की, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं। कि मुझे लगता है कि इसे बात का बतंगड़ बनाने की बात कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण जी की चाहे वो जन्मतिथि हो, चाहे पुण्यतिथि हो, या कोई भी अवसर हो, उसके उस पर जो है वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना जो है वो किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। पिछले साल भी आज की ही तारीख पर जेपी की जयंती के दिन लखनऊ में खूब हंगामा हुआ था। पिछली बार अखिलेश यादव को रोकने के लिए इस जेपी इंटरनेशनल सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ गेट फांदकर भीतर तक गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते, जबकि उन्होंने देखिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी होगी। जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जेपी पर लड़ाई यूपी से बिहार तक पहुंच गई। अखिलेश यादव ने जेपी के बहाने नीतीश से बीजेपी का साथ छोड़ने की अपील की, तो जेडीयू ने अखिलेश पर ही पलटवार कर दिया। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जेपी आंदोलन के सच्चे सेनानी है, प्रथम कतार के नेता है, उन्हें ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वो समर्थन वापस ले लें, क्यों? भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने उन मूल्यों को आत्मसात किया है और उसके अनुरूप देश में एक बेहतर शासन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहा है। लखनऊ का जेपी इंटरनेशनल सेंटर 850 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा था, जिसमें दावा है कि आगे और 130 करोड़ की जरूरत है। लेकिन इस सेंटर को बनाने में हीला हवाली के आरोप के बीच आगे का काम रोक दिया गया। अब इसको लेकर हर साल सियासत हो रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका कहना है अखिलेश बाबू का कि आप जेपी की जयंती के दिन समाजवादियों का अपमान कर रहे हैं और इसीलिए वो नीतीश बाबू की पार्टी से कह रहे हैं कि वो समर्थन आपसे खींच ले। जेपी की जयंती के दिन जब जेपी ने समग्र क्रांति की थी तो क्या नारा था कि जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के नवयुवकों जागो, क्रांति तुम्हारे द्वार पे आई है। किसके लिए क्रांति थी? कांग्रेस के अत्याचारी शासन के विरुद्ध जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक सारे देश के लोग आके खड़े हुए थे। जब कोई पार्टी आज कांग्रेस से हाथ मिलाकर ये कहे कि वो जेपी की विरासत की बात करती है, तो मुझे लगता है जेपी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होना होगा। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से, मैं तो कहना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव जी ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है। मीसा उस समय दुर्दांत एक्ट था जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें आपको सरकार उठा के जेल में बंद कर सकती थी बगैर किसी आरोप के, और आप बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। आप जब तक चाहेगी सरकार तब तक आप जेल में रहेंगे, और इस आधार पर भी जेल में डाल सकती थी अगर आप सार्वजनिक जब कह रहे हो कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है। उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट था। तो मुझे लगता है पहले तुमको कहना चाहिए कि आप कांग्रेस से बाहर आइए, उसके बाद आप वो नैतिक आधार पाएंगे कि जिसपे आप हमसे कुछ कह रहे हैं। समाजवादी तो हम हैं, समाजवाद के झंडा बरदार यही है। तो मैं बताना चाहता हूं, समाज पहले भी मैं बोल चुका हूं, बहुत बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। हाँ। उन्होंने समाजवादियों में आई विकृति के लिए स्वयं एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में।
और आगे उनकी लाइन है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, ये हमारी नहीं है लाइन, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। ये तो समाजवादी की जुबानी, समाजवादियों की कहानी। इसलिए वो जब हमसे कहते हैं, और एक बात मैं कहूंगा, हाँ। जेपी दो चीजों के अगेंस्ट में थे। एक, वो कहते थे जात पात की बात नहीं होनी चाहिए और परिवारवाद नहीं होना चाहिए। याद करिए नीतीश कुमार जी ने भी, जब आरजेडी के साथ गठबंधन आखिरी दौर में था, कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में सभा थी, तो वो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ाए, हम भी उन्हीं के आदर्श पे चले हैं, हम नहीं बढ़ाए। पूछे जेपी का कोई व्यक्ति है? नीतीश कुमार को मत कोट कीजिए ज्यादा, कब वो पलट जाएंगे? नीतीश कुमार ही कहते थे, लेकिन फिर वो गए ना तेजस्वी बाबू के साथ। तेजस्वी बाबू के साथ सरकार बनाई, उन्हें पता नहीं था लालू जी के बेटे हैं और परिवार में ही हमेशा रहती है सत्ता। मगर जनता परिवार में इकलौते हैं जो अर्स्टवाइल जनता परिवार होता था, नहीं जनता दल के जो डिफरेंट सेक्शन हैं, जनता दल यू से लेके एस तक और समाजवादी पार्टी तक, तो परिवारवाद, जातिवाद, कांग्रेस के साथ खड़े होकर। अनुराग जी आपके पास पहले आ रही है, उसके बाद अभय जी के पास जाऊंगी। आदम गोंडवी की कविता उन्होंने कोट की है, समाजवाद पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था, जो हाल हो गया था। आज के जो समाजवादी नेता हैं वो कैसे जेपी की विरासत के झंडा बरदार अपने आप को कह सकते हैं? देखिए, उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम अन्याय के, फैमिली पॉलिटिक्स हो गई, फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उनका नारा हुआ करता था संपूर्ण क्रांति। और किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। उसमें सत्ता कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज सत्ता आपकी है प्रभु, आज अत्याचार आपका है तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका विचार तो वही है ना कि सत्ता जब अन्याय करने लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन उस आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की थी सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि सत्ता जब अहंकारी हो जाए, सत्ता जब आम आदमी का मतलब भूल जाए तो उसको याद दिलाना पड़ता है। परिवारवाद की आप मत बात बोलिए, बड़ा हमें अब बेचारापन लगता है आपको देख के। परिवारवाद के लोग हमें बताएंगे चौटाला जी की सरकार किसने बताई? एक बार चौटाला जी की सरकार किसने बताई जरा बताइए। चौटाला जी फैमिली से नहीं आते, इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ परिवारवादी पार्टी नहीं, अपने सरकार बनाई। शिवसेना वहां परिवारवादी पार्टी नहीं, अपने सरकार बनाई। सिंधिया पूरी की पूरी फैमिली आप ले आए, सिंधिया आपकी पार्टी में पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं है। और राजनाथ सिंह जी के बेटे भी तो परिवारवाद से आते हैं, या बेटे विधायक हैं। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? सारा का सारा पूरा परिवारवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में चले जाए तो जिनके साथ गठबंधन किए बैठे, अपना दल परिवारवादी पार्टी, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजभर पार्टी परिवारवादी पार्टी, और आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनका बेटे पोता बहू सब आपकी पार्टी में, और आप हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का नारा बदल दो, फिर पता क्या कहेंगे जब इनसे कहो परिवारवाद? नहीं नहीं नहीं, जो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। अरे बच्चे बीवी कोई परिवार में नहीं आते, भाई बहन कोई परिवार में नहीं आते। सवाल है कि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है जनता के लिए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जेपी, आप बताइए जेपी एनआईसी आपने क्यों बंद कर दिया? अगर हम जेपी आज उनका पुण्यतिथि पे हम जाते हैं माल्यार्पण करने के लिए तो आपने बैरिकेडिंग लगा दी। इतना डर गए आप जेपी मूवमेंट से? क्या वजह थी? क्या वजह थी? नहीं इसे पूछ रहे हैं। और फिर नहीं चिट्ठी लिखते हैं, एलडीए चिट्ठी पता क्या लिखती है? वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिच्छू वहां पे सांप बिच्छू मिल जाएंगे। अरे भैया डेंगू फैल रहा है तो आप उसको, डेंगू को तो नहीं रोक पा रहे, नालियों में डाल के कम से कम डालिए, डेंगू रोकिए, वो नहीं रोक पा रहे। वहां बिच्छू आ गया, हमें काट लेगा इसलिए इनको चिंता हो रही। जनता को डेंगू का मच्छर काट रहा है उसकी चिंता इनको नहीं है, उसके लिए छिड़काव नहीं हो रहा है पूरे लखनऊ में। लेकिन हम माल्यार्पण करने चले जाएंगे तो कहेंगे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहां जीव जंतु मिल जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक छोटा सा इस पर जवाब उसके बाद जी के पास जाता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेस वे बनवा दिए थे 5 साल में और जेपी सेंटर नहीं बनवा पाए थे। बताइए, मतलब बताइए, एक बिल्डिंग बनवाने में इनको 5 साल से ज्यादा चाहिए थे और एक्सप्रेसवे का दावा करते हैं कि 500 किलोमीटर की सड़क बना दी थी। वास्तविकता यह है कि जेपी की विरासत से इनका कोई अब लेना देना नहीं रह गया। और जहां तक ये परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं इनके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे वो केबीसी में क्वेश्चन नहीं आता, बीच में नहीं, परिवार का जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। आज इनके 5 सांसद हैं, कौन है? भैया, भाभी और भाभी जी के 3 देवर, ये है इनकी पूरी पार्टी। अच्छा, ये होता है परिवारवाद। 10 सेकंड का जवाब, इसलिए आप बताइए। भैया भाभी बोला, ये बताइए जो 5 सांसद किसने चुना? उनको किसने चुना है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देके चुना है, वो कोई सिग्नेचर से नहीं हो गए, जनता ने वोट दिया, जीत गए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनके भाई भी जीत गए, भैया जीत गए, भाई जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों? परिवार होगा तो लोग जीतेंगे, परिवार नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जिसका परिवार है, भैया भाभी और 3 देवर के बीच आप लोग इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए, जेपी की विरासत और जेपी का पूरा आंदोलन ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उस वक्त था। आप उस पार्टी के साथ हैं जो अपने आप को कहती है कि हम उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस जेपी वाली पूरी लड़ाई में आप लोग कहां खड़े हैं? अंजना जी, मेरे
विद्वान साथी सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। लेकिन काजू भुने प्लेट में और विस्की गिलास में से रामराज्य की तुलना चाहे किसी कवि ने की हो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। देहिक देविक भौतिक तापा रामराज नहीं कही हुई भी आपा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही सर्वधर्म निरश्रुत नीति। ये रामराज्य की अवधारणा कांग्रेस पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी रामराज्य की अवधारणा की तुलना किससे करती है? जो नरेश अग्रवाल ने की थी। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने विस्की से, रम से भगवान विष्णु भगवान राम की तुलना की। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अंजना जी ने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। जयप्रकाश नारायण एक ईमानदार नेता थे। जनसंघ ने, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, वो जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ ने अपने निजी हित साधने के लिए जयप्रकाश नारायण जी का भावनात्मक दुरुपयोग किया। मैं बहुत प्रमाण के साथ कहता हूं। कसूर क्या था इंदिरा गांधी का? कसूर यह था कि वो राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करना चाहती थी। वो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे प्रति माह करोड़ों रुपए राजे रजवाड़ों को उनकी तनख्वाह के रूप में दिए जाते थे, उसको बंद करने का काम इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, क्योंकि बैंक ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसानों को लोन देना नहीं चाहते थे। कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों के पास बैंक थे, उसका नेशनलाइजेशन किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। एक मिनट, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उन राजे रजवाड़ों के समर्थन में खड़ी हो गई और इंदिरा जी के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। इंदिरा जी को अयोग्य करार दे दिया गया। एक चुनी हुई देश की प्रधानमंत्री, सांसद। कसूर क्या था कि एक यशपाल कपूर, जिन्होंने 7 जनवरी को अपना इस्तीफा दिया था और वो चुनाव एजेंट इंदिरा गांधी के थे, तो एक मंच और लाउड स्पीकर लगाने के नाम पे एक देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य करार दे दिया। और ये वो राजनीतिक दल है जिसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद सत्ता की भूख मिटाने के लिए जनसंघ को ही समाप्त कर दिया और जनता पार्टी बना ली। जो अपने राजनीतिक दल का अस्तित्व समाप्त कर दे, वो देश के सच्चे हितों के लिए काम नहीं कर सकता। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हां, जयप्रकाश नारायण ईमानदार नेता थे, लेकिन आज भी वही परिलक्षित हो रहा है। जो जनसंघ था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, जो भारतीय जनता पार्टी आज की है, उसका भी चरित्र और कृतित्व वही है। पहले भी सत्यप्रकाश एक जवाब, उसके बाद अच्छा बोल लीजिए। एक लाइन में, ज्यादा नहीं। देखिए, ये भी भद्रता से डिबेट करते हैं, परंतु मैं तथ्य में बात कह दूं। अगर आपने कहा राम राज्य के प्रति इतनी आस्था थी, तो जिस दिन राम को काल्पनिक कहने का हलफनामा दिया था, उस दिन राम के प्रति वास्तविक स्थिति क्या थी आपकी उजागर हो गई। दूसरा, इनका फैक्ट बता दूं, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस का दोषी माना गया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप सदन की किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं, सिर्फ बैठ सकती हैं। ये कोर्ट के डिसीजन थे। और ये भारतीय, दूसरा, इन्होंने कहा प्रीवी पर्स, कोई जाके चेक कर ले, प्रीवी पर्स 1968 में हटाए गए और ये 1975 की बात है। 7 साल के बाद की बात क्या है। और मैं कहता हूं, जाके चेक करिए, कांग्रेस ने जो उस जमाने में किया, पहले इन्होंने प्रीवी पर्स हटाया, फिर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी हटाया, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, फिर पीएसयू का नेशनलाइजेशन किया, फिर कमिटेड जुडिशरी की बात कही। मित्रों के आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट पढ़िए और उसके बाद संविधान का प्रेएम्बल बदल के सेकुलरी नहीं सोशलिस्ट शब्द बोला। सब केजीबी के इशारे के ऊपर हो रहा था। आज सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, और जहां तक अवेलेबल है कि केजीबी का दावा है, आपको मुकदमा करना चाहिए उनके ऊपर जाके। उन्होंने कहा सीधे पैसा इंदिरा जी के पास आता था, मतलब कांग्रेस पार्टी के पास आता था, यह भी आरोप है। और ये यूरी बैजमनेव, जो उस समय पत्रकार बन के रहता था, उसने कैनेडियन टीवी को 2005 के अपने इंटरव्यू में भी सारी बातें कही हैं। बस सर, बहुत सारी बात है। इवेग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स में लिखा हुआ है, वो सारी बातें छोड़िए। इसलिए जो आप कर रहे थे, वो समाज के लिए नहीं कर रहे थे, सत्ता की कुर्सी बचाने। छोटा सा जवाब, बड़ा आरोप लगाया है, उसके बाद उदाहरण सुधांशु त्रिवेदी जी ने वही दिए हैं जो विदेश की धरती से आते थे, जो बरतानिया हुकूमत के लिए काम करते थे। आजादी के बाद भी वही तथ्य उन्हीं किताबों का हवाला देते हैं जो इंदिरा जी के नेतृत्व के खिलाफ बेमनस्य रखते थे। आप भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, मुझे बता दीजिए, ये 71 से स्थितियां निर्मित होना प्रारंभ हुई। हमने एक के बाद एक, और यहां नहीं था, हिंदू कोड बिल का भी विरोध इन्होंने किया। और राम राज्य की अवधारणा, भटक रहे हैं सर, डिबेट से भटक रहे हैं। जेपी के इर्द गिर्द रखिए, मतलब इंदिरा गांधी की विरासत क्या सही, क्या हुआ, कैसे इमरजेंसी। लेकिन आप देखिए तो सही, आज समाजवाद पर चर्चा, समाजवाद अगर प्रियम्बल में हमने जोड़ दिया तो अखिलेश बाबू कह रहे हैं समाजवादी का अपमान हुआ है, जेपी सेंटर नहीं जाने दिया है, नीतीश बाबू को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को अभी भी चेतना चाहिए और अब लौट चले की पॉलिसी के तहत जिस तरह वो जेपी पे माल्यार्पण करने गए थे, उनके सिद्धांतों पर भी माल्यार्पण करे। अगर जेपी लोहिया कर्पूरी ने अपने बाल बच्चों को बनाया होता ना,
तो ये मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग सत्ता में कभी नहीं आ पाते। उनके ही पूरे परिवार रहते, जैसे डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, ना जाने कौन कौन है आपके परिवार में, ये सारे को भर देते हैं। अच्छा जो देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार है, अपने सीनियर का नाम लेके जीता लगाएंगे, मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिए। आपने अपनी नाराजगी नोटिस करा दी। सीनियर आदमी का नाम लेके निकल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी उसी जेपी स्कूल से निकले, 77 में 28 साल की उम्र में सांसद बने। आज क्या किया? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी यादव और मीसा यादव, एक सिंगापुर से आई, चलिए उन्होंने रोहिणी आचार्य यादव। तो ये है इनका समाजवाद। और जा रहे जेपी पे नौटंकी करके माला चढ़ाने के लिए, जिस जेपी ने भुखमरी की बात करी, जिस जेपी ने बेरोजगारी गरीबी की बात करी और कहा कि बिटिया तानाशाही हो गई है। बिटिया इसलिए कहा कि प्रभावती देवी उनकी पत्नी थी, गोद में खिलाया था, आनंद भवन में सब गांधीवादी थे। तो गांधी के मूल्य पे यदि जेपी खड़ा होता है तो उस पर अखिलेश जी लौट क्यों नहीं जाते? इसी कांग्रेस ने जेपी के सभी सिद्धांतों की हत्या, उल्टा ऑफर दे रहे हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वैसे वैसे लोगों को 74 में जब इमरजेंसी 75 में डिक्लेयर हुआ, सबको जेल में डाला, जिनके हाथ नहीं थे उस पर रेल पटरी उखाड़ने का केस दर्ज है। पढ़िएगा कभी जेपी की संपूर्ण क्रांति में। आज आप जेपी पर माला पहनाइए, मुझे खुशी है, लेकिन उसके सिद्धांतों पर लौटिए और कांग्रेस का साथ छोड़िए। अंजना जी रुके। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लोहिया जेपी कर्पूरी एक स्कूल के हैं, समाजवाद के हैं। मुलायम सिंह जी समाजवादी थे, तो जातिगत जनगणना कुर्सी पर। ठीक है, अब सवाल सुनिए। अरे सवाल तो सुनिए, वो उल्टा ऑफर दे रहे हैं। वही मैं उनसे कह रहा हूं। सुनिए, नहीं पहले प्रश्न सुनिए। वो कह रहे हैं अगर राम मनोहर लोहिया, अगर जयप्रकाश नारायण, अगर कर्पूरी ठाकुर ने अपने बच्चों को बना दिया होता तो उनके आंदोलन से निकले हुए ये 3 नेता, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, वो सीएम नहीं बनते, उनके बेटे बनते। लेकिन उसके बाद तो सब कुछ मामला परिवार का हो गया ना। अनुराग भदौरिया थोड़ी कभी समाजवादी के जीतने पे सीएम बनेंगे। मैं कह रहा हूँ ये परेशानी उनकी, वो कह रहे हैं लौटिए। उन्हीं के बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो माल्यार्पण करने से भी रोक रहे हैं। ये तो माल्यार्पण करने जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं तो बैरिकेड लगा रहे हैं। सोचिए आप इसमें नहीं, आपको एक ये आदत मत डालिए। मैंने कहा कि आप हम उनके माल्यार्पण करने जा रहे हैं, आप बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तभी तो उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। आप उनके सिद्धांतों को नहीं मानते, इसलिए आज उनकी जयंती आप नहीं मना रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जो आप परिवार की बात बार बार कर रहे हो, मैं आपसे बता दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के घर में परिवार है, उनके बेटे एमपी एमएलए विधायक हैं। जिनका परिवार नहीं है वो कैसे एमएलए एमपी बेटे बताएंगे? बताइए मुझे, क्या नहीं है जो मैंने नाम गिनाया आपको? चिल्ला चिल्ला क्या बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी के? मैंने बोला राजनाथ सिंह के बेटे क्या एमएलए नोएडा से नहीं है? बताइए है कि नहीं है? क्यों नहीं? आप आदर्श में चल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपने इसका जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक जवाब ले लीजिए, क्योंकि आरोप लगा, इसके बाद मैं ले लूंगी। एक साथ जल्दी से। सत्यप्रकाश, पूरी पार्टी परिवारवाद से भरी हुई है बीजेपी। सत्यप्रकाश, नहीं हुआ। अनुराग जी, एक सेकंड सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लुक एट मी व्हाइल डिबेटिंग। आपके अलावा कोई नहीं देखता, एक दूसरे लड़ने नहीं आए हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फाइट सर, इट्स नॉट अ स्ट्रीट फाइट। प्लीज एड्रेस मी। जवाब आपका देता हूँ। आप समझिए कि एक सीट खाली होता है, मुलायम सिंह जी का घर से एक पत्नी निकलती है और सीधा जाके चुनाव लड़ लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं परिवार में, क्या वो सीधे निकले घर से चुनाव लड़ते? बिल्कुल लड़ते हैं। नाम लेके बताओ, नाम लेके बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं। अंजना जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे बताइए, ये बताइए। परिवार का 100 झूठ बोल रहे हो। 100 आदमी राजनीति करे, राजनीति करने का सबको हक है, लेकिन उसी पार्टी का मुखिया बन जाए, उसी पार्टी जनता बनाती है, मुखिया बन जाए, खानदान है। अखिलेश यादव, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। अगर देश में अंबेडकर जी ने 25 साल उम्र सीमा नहीं की होती ना चुनाव लड़ने की, अंजना जी, तो ये लालू यादव जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी के छोटे छोटे ये कराते बर्थडे गिफ्ट है, ये लो आज तुम्हारा बर्थडे, ये एमएलए ले लो, आज मुखिया बना दो। पूरा खानदान जेपी की आत्मा पर, उनके सिद्धांतों पर इन्होंने वास्तव में माल्यार्पण कर तिलांजलि दे दी है। कोई हक नहीं बनता कि जेपी के सिद्धांतों पर नजर से नजर बात कर सके। अब थोड़ा सा रुक जाइए, आप तय कर लीजिए कौन बोलेगा। नीतीश कुमार जी ने गांव और गलियों से लोगों को उठाकर सदन भेजा है, आपको नहीं पता है? अच्छा चलिए, जेपी की, कर्पूरी ठाकुर की और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा ये थी कि किसान फसलों के दाम मांगे तो उन्हें जीप से रौंद कर मार डाला जाए। क्या जेपी की, लोहिया की, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा ये थी कि 84% लोगों की आमदनी घटा दी जाए?
क्या जेपी की विचारधारा ये थी कि एक आदमी की आमदनी 1600 करोड़ रुपए रोज और किसानों की 27 रुपए कर दी जाए? क्या जेपी की विचारधारा ये थी कि अग्निवीर का दंश दिया जाए? तो कम से कम सिद्धांतों के साथ खड़े होना तो सीखिए। क्या जातिगत जनगणना के साथ आप हैं नीतीश बाबू की नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने साफ विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी ने पाप बताया, जिस बिहार की भूमि से आप आते हैं, जातिगत जनगणना के खिलाफ पटना की हाई कोर्ट में केंद्र की सरकार ने शपथ पत्र दिया है। आज देश को बताइए कि क्या जातिगत जनगणना जो कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया की विचारधारा थी, उसके साथ आप हैं कि सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की माला? क्योंकि आपसे सीधा सवाल है, 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। ये जहां जिस पार्टी से आते हैं ना, इनके मुखिया को जब कहा गया, बीच में नहीं सर, डोंट मेक इट अ स्ट्रीट फाइट सर। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला हाई एंड शॉर्ट। एक प्रस्ताव पास करिए जातिगत जनगणना पे। इनके मुखिया राहुल गांधी बैकआउट कर गए। बिल्कुल नहीं, इनकी पार्टी ने कर्नाटक में जातिगत सर्वे करा के रखा है। जनगणना नहीं है, डेटा सामने लाने का जनगणना नहीं है, प्रवचन जाति पर सवाल नहीं है। देखिए सत्य प्रकाश जी, आपको मिल गया जातिगत सबक। सत्य प्रकाश जी, इतना अंधेरा मत फैलाइए। वो जातिगत सर्वे है। भारत के संविधान आर्टिकल 246 सत्य प्रकाश जी, अब उनकी बारी है। एंट्री 69 वो केंद्र सरकार का अधिकार है। मोदी जी एफिडेविट दे चुके कि कोई राज्य सेंसस जातिगत जनगणना नहीं करा सकता। जी जवाब सर्वे गणना सर्वे एक बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं। जब बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, उसका डिसीजन हुआ जून 2022 में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। डिसीजन बीजेपी जेडीयू की सरकार में हुआ, इंप्लीमेंट हुआ है अगस्त में। वो प्रोसेस शुरू हुआ अगस्त में, आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार बनी। और आप जाके कितने वीडियो देख लीजिए जहां राहुल गांधी कहते हैं, देखो भैया हमने पटना हाई कोर्ट में उसके खिलाफ बता ये फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। और जो बात उन्होंने कही, सर आपने अपने टर्न पे बोली है, पर आप शपथ पत्र दिया कि बीच में बोले, बीच में मत बोलिए सर। अभय जी अच्छा नहीं। मुंबई में जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उस समय ललन सिंह जी जेडीयू के अध्यक्ष थे, उनका बयान है। और आज जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनका बयान है कि जेडीयू ने कहा कि जो घोषित किया जाएगा एजेंडा इंडी गठबंधन का मुंबई बैठक के बाद, उसमें जातिगत गणना रखी जाए। कांग्रेस ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपने एजेंडा के लिए रिजर्व रखना था, उसको अपने उसमें रखना था। सुधांशु जी, अगर कास्ट सेंसस इतनी ही अच्छी चीज है, आप पीठ पर थपथपा रहे हैं ना कि हमने सर्वे कराया बिहार में, तो देश में कराइए सेंसस। मैं उसी पे तो बात कह रहा हूं। पहले बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? आपने। बोलिए किसने रोकी थी? आपने ना भैया, 1941 में। ठीक है, अब 4-5 सवाल लेने दीजिए, छोटे छोटे सवाल। नेहरू गलत थे, उसके बाद आगे बोलते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से। राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहते संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब क्या संविधान खतरे में नहीं थी? उस पर आप कभी कुछ टिप्पणी नहीं देते हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? सर मेरा सवाल सभी पार्टियों से। आप लोग सभी परिवारवाद कहते हैं, सच्चाई इसमें यह है कि सभी पार्टियां परिवारवाद कहती है, लेकिन जब देश की लाल किला से प्रधानमंत्री वादा करते हैं कि हम 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीतिक में आने के लिए प्रेरित करेंगे जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैसे इतने लोगों को क्या मौका मिला जिसका परिवार से कोई वास्ता नहीं है? परिवार के थे, इसका जवाब दे। नमस्ते सर, जल्दी पूछो। मेरा नाम आयुष आनंद है और सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। सर बात जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आती है तो आंदोलन जहन में आता है। हाल ही में वर्तमान में एक आंदोलन चल रहा है लद्दाख में, और जहां तक मुझे मालूम है लद्दाख में 90% से ज़्यादा जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब्स की है। तो आखिर कौन सी रुकावटें हैं जो अब तक उन्हें 6th शेड्यूल का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि अभी असम, त्रिपुरा और मिजोरम में ये चीजें हो चुकी हैं? ठीक है, 2 सवाल आपके लिए, उसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप इतना ही मानते हैं कि जेपी नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, बहुत महान थे, तो आप जब प्रीएम्बल में ऐड होता है सोशलिस्ट वर्ड, तो आपको उससे दिक्कत क्यों है? वो तो अच्छा वर्ड है ना। जब जेपी अच्छे थे, सोशलिज्म इतना अच्छा है, तो फिर उसमें प्रीएम्बल में रहने से खतरा क्या है, दिक्कत क्या है? ये तो इन्होंने खुद ने बोला। मेरा सवाल कांग्रेस से है। और वो रुक जाइए प्लीज। हाँ, 3 सवाल और। आपको जेपी जी को रखकर उनकी विरासत भी संभालनी है, फिर आप वैसे पार्टी से जुड़ जाते हैं जिनसे आपकी कभी विचारधारा मिली नहीं। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस को ये है कांग्रेस वाले। तो क्या हम ये समझे कि आप ये सब कुछ सत्ता के लिए कर रहे हैं, या कुछ प्रिंसिपल्स है पार्टी के मन में? ठीक है, ये आपका सवाल है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि अभी हाल ही में जो तिरुपति मंदिर में मिलावट का केस सामने आया है, उसमें आपका करंट स्टैंड क्या है? क्योंकि इससे हमारी बहुत सी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो ये मुझे पूछना था।
सर मेरा आपसे सवाल है सर एक्चुअली बिहार में सिर्फ सेंसस की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली उस पर कभी कोई बात नहीं होती, सिर्फ सेंसस और जातिवाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे एम्प्लॉयमेंट और क्योंकि मैं यूथ हूँ तो उस बारे में मुझे जानना है। ठीक है, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। सुधांशु रिवर्स में जवाब देते हैं जो इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही बात कही है। बिहार उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जहां पिछले 35 सालों से 85% SC, ST और OBC के विधायक हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा। तो बिहार में तो एकदम स्वर्ग हो जाना चाहिए था, जो राहुल गांधी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं वही सत्य बात है। आप पहले विकास का मार्ग प्रशस्त करिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ करिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तब सबके साथ होगा। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 2014 में इस देश में सिर्फ 14 करोड़ स्मार्टफोन थे। स्मार्टफोन एक लग्जरी मानी जाती है। अब आप कहते नहीं साहब ये तो सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास है, सबके पास बांट देना चाहिए। तो अगर वो बांटते सबके हाथ में आज एक एक नोकिया होता। आज क्रिएशन ऑफ वेल्थ की वजह से आज 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। ये होता है कि विकास के रास्ते पे ले जाके सबको साथ में लेके जाना। हम सब जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों के उत्थान की बात करते हैं, ये जातियों में घमासान की बात करते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू पर भी प्रश्न था, क्योंकि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। उसके ऊपर SIT स्टेट गवर्नमेंट ने भी गठित किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। तो जो SIT की जो डिसीजन होगा वो अलग, मगर एक पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट ध्यान रखिएगा। तिरुपति मंदिर हो या कोई बड़ा मंदिर हो, देखिए किस ढंग से प्रोजेक्शन किया जाता है। इस मंदिर में इतने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आई। अरे भाई वो मंदिर का नियंत्रण मंदिर के पास है क्या, सरकार के पास है? सोचिए, यह कहना चाहिए कि इस सरकार ने इस मंदिर से इतने 100 करोड़ की संपत्ति पाई क्योंकि तिरुपति मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तमिलनाडु के सारे मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। मगर हिंदू समाज के लिए निगेटिव इमेज बनाने के लिए कहा जाता है कि इतने 100 करोड़ की संपत्ति पाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जबकि हकीकत यह है कि मंदिरों की तो सारी संपत्ति ली जाती है और वक्फ बोर्ड को 9,60,000 एकड़ की जमीन दी जाती है। अंजना जी, ये भी एक वक्त करने का विषय है। चलिए अब आपकी बारी। अवैध 10 साल से सरकार जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब। हाँ, एक मिनट। 10 साल से सरकार है सुधांशु जी, यहाँ बता कर जाइएगा बच्चों को कितने प्रांतों में आपकी सरकार है और कितने प्रांतों के मंदिर आपने शासन से मुक्त कर दिए। ये जनता को बता कर जाइएगा। और जब ये धूल झोंकते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर, तब ये भी जान लीजिए कि दशकों से कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से ये कानून है कि मंदिरों के पंडितों को भूमि दी जाती थी अलग से उनके परिवार के परिपालन के लिए, और उनको दैनिक हर मंथ एक निश्चित राशि दी जाती है दक्षिणा के रूप में, वो शासन की तरफ से दी जाती है। लेकिन सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे मंदिरों के लड्डुओं पर। सुप्रीम कोर्ट को पढ़िएगा कि वो क्या चाहते हैं। जल्दी पूरा कीजिए, सत्य प्रकाश जी बोलेंगे। ये सत्य प्रकाश जी प्रकाश डालिए। सुधांशु जी ने अपने भाषण में एक बच्ची ने आपसे प्रश्न किया था कि जो पार्टी, जो समाजवाद पूरा आपके खिलाफ ही खड़ा हुआ था, आपकी कोई पॉलिटिक्स और आपकी कोई आइडियोलॉजी है भी या नहीं? आप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी के साथ समझौता कर लेते हैं। आज यूपी में आप इनके पिछलग्गू बने हुए हैं। मेरे पिछलग्गू नहीं, साथ में हम मिलकर लड़ रहे हैं, लड़ाने की कोई कोशिश करें लेकिन लड़ेंगे नहीं। समाजवाद, सबसे बड़ा समाजवादी सिद्धांत का अगर कोई पुरोधा है तो राहुल गांधी है। मुझे बताइए कि आज वो कह रहा है संपत्ति के समान वितरण की बात, क्या ये समाजवाद नहीं है? वो कह रहा है समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की गणना कीजिए और उनको उनका हक ट्रांसफर कीजिए। वो कह रहा है सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20% लोगों को 8,500 रुपए दूंगा। तो क्या ये समाजवाद नहीं है? समाजवाद के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो मोदी सरकार खड़ी हुई है। सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पहुंचाए जा रहे हैं। 5 कंपनियों की मोनोपोली है जिसके कारण बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है। वो 2 धन्ना सेठ है जो तेल के कारोबार में कूदे और तेल के दाम और दाल के ये दाम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा समाजवाद के खिलाफ है बीजेपी। मतलब सुनिए, लालू यादव से बड़े समाजवादी हो गए। ठीक है, अखिलेश यादव से बड़े समाजवादी राहुल गांधी हो गए। आप उनके साथ हैं। हम समझे फिर आपस में समाजवाद शब्द से गांधी से लेकर के अब तक इस देश का एक मूल मंत्र समाजवाद रहा है, लेकिन कांग्रेस को समाजवाद से प्यार अभी अभी हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये वो कांग्रेस, अभी आते हैं, ये वो कांग्रेस है जिसने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देना उचित नहीं समझा, राजीव गांधी को देना उचित समझा, जिन्होंने संविधान लिखा आपको याद नहीं रहा, भूल गए, मंत्री किससे जयप्रकाश को भूल गए, लोहिया को भूल गए और कर्पूरी
दिया बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर, बीच में बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लेकर आया? आपको मिर्ची लग रही है, को इस्तीफा दिया, आपको मिर्ची लग रही है, मुझे मालूम है। मिस्टर दुबे आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, उनकी बारी में भी बोलेंगे, तो आप हाथ उठाइए ना सर, एक तरीका होता है डिबेट का। समाजवादी, मैंने आपको थैंक यू कहा, स्वीकार किया, स्वागत किया, लेकिन समझाया बुझाया कि जब राहुल गांधी सरकार में थे, यही सरकार थी ना वो केंद्र में, जिसमें बेरोजगारी दर आसमान पर, तमाम राज्यों में जब चाहे कहीं घुस जाए, कम से कम 70 बार सरकार को बर्खास्त किया। ऐसे समाजवादी परिवार से ये लोग आ रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा दी। जयप्रकाश नारायण का सम्मान करते तो आज जाते राहुल जी थोड़ा लखनऊ में अखिलेश जी के साथ, चढ़ाते जयप्रकाश नारायण पे फूल। कभी देखा है राहुल जी को लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, कभी देखा है फूल चढ़ाते? ये करे समाजवादी है। अभी पूछते कर्नाटक में डेटा कब, नहीं वो सर्वे है, डेटा नहीं देंगे। 2011 में सेंसस कराया, इनकी सरकार थी, वो डेटा भी खा गए, हड़प गए, कहां गया डेटा पता नहीं। करवा दो ना। मैं राहुल जी को आपकी तरफ से थैंक यू देता हूं, आपने समाजवाद स्वीकार किया, समाजवाद के रास्ते चलना भी सीखिए। आपस में तय कर लीजिए। एक सेकंड बस, सिर्फ 10 सेकंड समाजवाद देखिए, अटर्नी उधर मिल रहा है। नीतीश कुमार जी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं सत्य प्रकाश जी। मैं चुनौती देता हूं मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि 2011 की सेंसस के डेटा रिलीज कराए। क्या समाजवादी सिद्धांत था राहुल गांधी का जानते? 15 करोड़ किसानों को उनके जमीन का हक देना, तो मोदी सरकार आते ही एक के बाद एक समाजवाद का असली उदाहरण है 14 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार देना। समाजवाद का असली जो उदाहरण है वो है करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। राहुल गांधी सबसे बड़े समाजवाद के पुरोधा हैं। देखिए कमाल है, आपने सुधांशु जी से 3 सवाल पूछे थे कि भाई ये बताइए कि जेपी हम गए प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, आपने क्यों नहीं जाने दिया? उसका जवाब अभी तक नहीं आया, जवाब देके जाइएगा, भागिएगा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बच्ची ने पूछा था बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बात करते, आप उसमें बात नहीं की, दुनिया में चले गए, 1941 में चले गए, लेकिन बेरोजगारी उसने पूछा था, उस पर जवाब नहीं दिया। तीसरा कि भाई आप किसानों के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जयप्रकाश जी किसानों की बात करते थे, किसानों की मौतें हुई, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने एमएसपी की गारंटी नहीं दी, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। सवाल है कि अंबेडकर जी के बारे में अचानक अंबेडकर जी पे चले गए। भैया आरक्षण खत्म तो अंबेडकर जी का आप जो आरक्षण दे के गए आप वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्यों भैया आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश? इसलिए तो हमने बोला संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप कोई माल्यार्पण करने जा रहा है और आप उनको रोक रहे हो, बैरिकेड लगा देते हो। घर के सामने आपने ऐसा लगा दिया जैसे पता नहीं कौन इस घर में रह रहा हो, पूरी बैरिकेडिंग कर दिया आपने। शर्म भी नहीं आई कि भाई आप किसको रोकना चाहते हो? लोकतंत्र में नेता, जो प्रतिपक्ष नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, उसकी वो अगर जनता से मिलना चाहता है, माल्यार्पण करना चाहता है, जयप्रकाश की जयंती मनाना चाहता है, और आप उसको रोक देंगे और आप उसका जवाब भी नहीं देंगे, 1941, 42, 44 की बात करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप जवाब देके जाइए कि आपने क्यों रोका है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या क्यों की आपने आज। सत्यप्रकाश, उसके बाद आ रही है, आप क्या जवाब देंगे? आप तो इधर उधर घूमते रहते हैं, जवाब देंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनको पता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। ये पूछ रहे थे कब हुआ था, इनको भी नहीं पता होगा। आप बताओ कब हुआ था? बताओ। मैं बता रहा हूं, 1902। मैं गांव बता देता हूं, 11 अक्टूबर 1902। अरे मैं गांव बता देता हूं आपको नहीं मालूम होगा। आप इधर से उधर घूमिए खाली। सितार एक ऐसा जगह है जो बलिया और छपरा फंसा है। चलिए इसी के साथ, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।